तो ये आपके सहयोगी की बात है। डीबी लाइव का को क्रेडिट जाता है इसको, और आपने इसकी तैयारी भी कर रखी थी, आप लोग समझ रहे थे, लेकिन वो इतनी दूर हुआ छत्तीसगढ़ में कि आप उसको दिल्ली के आनंद विहार की तरह उसको कवर नहीं कर पाए, जैसा आपने दिल्ली के आनंद विहार में खुली वाला एपिसोड कर लिया था। खैर, तो ये जो है राहुल की ट्रेन यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ट्रेन जो है हमारे देश में पूरे भारत का जो है वो दर्पण है। इस देश को जोड़ने वाली सबसे पहली चीज़ जो बनी है वो ट्रेन ही है। और राहुल ने ये ट्रेन का सफ़र आज नहीं किया। राहुल 2010 में, हमें याद है, गोरखपुर से मुंबई ट्रेन में गए थे, लंबा सफ़र किया था जी। और काहे में गए थे? स्लीपर क्लास में। और उससे भी पहले मुंबई में लोकल ट्रेन में वो बैठे थे। लोकल में उन्होंने अंधेरी से सफ़र किया था। और राहुल इसके अलावा अभी जो उदयपुर में कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें दिल्ली से उदयपुर ट्रेन से गए, रात भर जगते हुए, हर स्टेशन पर उतरते हुए, लोगों से मिलते हुए। तो राहुल लोगों से मिलने जुलने के लिए जो सामान्य माध्यम है उनका सबका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, वो अभी आपने बताया कि बाइक पर लेह में गए, लद्दाख में गए। राहुल को हमने बैलगाड़ी में देखा, राहुल को नाव में देखा, राहुल को आपने अमेरिका में ट्रक में देखा। तो ऐसा कौन सा, इंडिया में भी ट्रक में देखा, इंडिया में भी ट्रक में देखा, ट्रैक्टर चलाते देखा, ट्रैक्टर चलाते देखा। तो किसानों के पास गए ही थे वो। तो राहुल हर जगह गए। अभी परसों स्कूटी के पीछे बैठते हुए देखा। देखिए, ट्रेन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह के जितने भी दूर दराज के इलाके हैं हिंदुस्तान के, वहाँ छोटे छोटे बच्चे इसी ट्रेन के माध्यम से पढ़े हैं। हमने 5 साल के बच्चे से लेके बड़े स्टूडेंट तक, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ट्रेन में जाते हुए देखा और आते हुए देखा है। वो अपने स्कूल जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं। दूध वाले जाते हैं, सब्ज़ी वाले जाते हैं, नौकरी करने वाले रोज़ जाते हैं। जो रायपुर और बिलासपुर के बीच जो लोकल चलती है उसमें नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं। तो ये ट्रेन में सफ़र करके लोगों से मिलने जुलने का जो डॉक्टर राकेश पाठक ने भी बताया, बहुत अच्छा बताया, ये हमारे अखिल स्वामी जी ने बताया कि गांधी जी सबसे पहले ट्रेन में ही सफ़र किया था। गांधी जी ने जी। गांधी जी की ट्रेन यात्राएं आज भी इसीलिए मशहूर है कि वो 3rd क्लास में सफ़र करते थे। तो ये जो माध्यम उन्होंने चुना है ये बहुत ज़बरदस्त माध्यम है कि लोगों से मिलने जुलने के लिए उनकी तरह हो जाओ, उनके रास्ते पे जाओ। इसीलिए वो पैदल चले इतना बड़ा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो भाषण दिया वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं जी। अपनी पार्टी के बारे में कुछ न बोलकर लगातार कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। और वो निश्चित ही रूप से अब डिट्रैक हो रहे हैं। जैसे महिला बिल पर हुए वो कि महिला बिल ले आए और उसमें ओबीसी नहीं लाए, वो उनको उल्टा पड़ रहा है। इसी तरह ये जो अर्बन नक्सल है, ये अर्बन नक्सल क्या है किसी को नहीं मालूम। इसी तरह उन्होंने एक शब्द बोला था आंदोलन जीवी। इसी तरह किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो बोला था खालिस्तानी। तो ये सारी चीज़ें आदमी का फ्रस्ट्रेशन बताती हैं, ये बताती हैं कि अब उसके पास अपना कहने के लिए कोई सकारात्मक चीज़ नहीं है और वो जो है दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती प्रहार कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप गए हैं, अपनी बात कहिए, लोगों को बताइए कि मुझे और मेरी पार्टी को इसलिए वोट दीजिए। 20 साल हो गए बीजेपी को शासन करते हुए मध्य प्रदेश में, और वो कह रहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। जी। कितना आश्चर्यजनक बात है। 20 साल से वहाँ 2003 में उमा भारती सरकार लेके आई थी जी। और आज 2023 चल रहा है, लेकिन वो कह रहे कांग्रेस ने बना दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात है जो हम कह रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा, वो वहीं थे कि 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मंच पर बैठे थे उनको संबोधित करना भी उचित नहीं समझा। और उन्हें ही क्या, मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता को संबोधित नहीं किया उन्होंने, जबकि राहुल एक एक नेता का नाम लेके बोल रहे थे जी। तो ये जो चीज़ है ये बताती है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ही इस सरकार को वापस ला सकता हूँ,
या हर राज्य में ही चुनाव लड़ूंगा। कर्नाटक में उन्होंने ही चुनाव लड़ा था और यहाँ पर भी वही चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश पाठक सही कह रहे थे कि धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान का नाम हर जगह से गायब होता जा रहा है, उनके फ़ोटो छोटे होते चले जा रहे हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा लोगों को दिखाया जा रहा है। लेकिन जब नतीजे कर्नाटक की तरह आते हैं तो प्रधानमंत्री जी गायब हो जाते हैं और हार का ठीकरा जो है स्थानीय नेताओं पे फोड़ दिया जाता है। जी, जीते तो हम, हारे तो तुम। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए राजीव जी, अब जो है राहुल अपने मेन एजेंडे पे आ गए हैं और राहुल का मेन एजेंडा क्या है? जातिगत जनगणना। आज भी राहुल ने छत्तीसगढ़ में वही बात की। अभी जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 2006 में अर्जुन सिंह ने, जो उस समय एचआरडी मिनिस्टर थे, पिछड़ों को, ओबीसी को उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया था 2006 में। अभी जयराम रमेश ने याद दिलाया। इसका मतलब कि कांग्रेस अब अपना पूरा ध्यान मुख्य विषय जातिगत जनगणना रखने वाली है और जातिगत जनगणना की जैसे ही बात आएगी बीजेपी के पांव बुरी तरह उखड़ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जब वो महिला बिल लाए थे तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस महिला बिल के ऊपर कांग्रेस इतना साफ स्टैंड ले लेगी। पहले सोनिया गांधी ने और उसके बाद राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के इसका कोई मतलब नहीं है। और जब उसके बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगले दिन और जब उनसे पूछा गया तो राहुल ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई है। 2010 में जब महिला बिल लाया गया था उस वक्त हमें इसमें ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए था जी। तो आज की तारीख में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो अगला चुनाव है ये 4 विधानसभाओं के जो 5 विधानसभाएं हैं और उसके बाद होने वाला लोकसभा का चुनाव एक ही मुद्दे पे लड़ा जाएगा, जिसका जितनी आबादी उतना हक। ये राहुल का नारा था कर्नाटक में। सबसे संक्षेप में बड़ा छोटा सा, जितनी आबादी उतना हक। और आप देखिए कि आज कांग्रेस के पास 4 मुख्यमंत्री हैं और 4 में से उसने 75%, 3 मुख्यमंत्री ओबीसी को दे रखे हैं। कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। 4 में से 3 देने के बाद उसका ये नैतिक दावा बन जाता है, उसके पास ये नैतिक अधिकार आ जाता है कि वो ओबीसी के बारे में बात कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी ख़ास बात है कि ये आज की बात नहीं है, ये ओबीसी को आरक्षण देने की, ये बहुत पुरानी बात है। संसोपा कहती थी, पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और उसके बाद कांशीराम जी ने तो सारी राजनीति इसी पे करी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कांशीराम जी ने करी। और आज अगर कांग्रेस ये कह रही है तो राहुल बड़े ज़ोर से बुलंद आवाज़ में कह रहे हैं कि जो मैं ठान लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ और अब मैंने ठान लिया है कि भाई ये मालूम करके रहूँगा कि देश में पिछड़ों की आबादी कितनी है। और आप देखिए कि जिस दिन ये जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं बिहार के पास, जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कह रहे थे कि मैं आज ही रिलीज़ कर दूँगा, अब वो आज रिलीज़ करेंगे या कल करेंगे, मगर वो करने वाले हैं। वो जैसे ही वो आंकड़े रिलीज़ करेंगे देश में क्रांति आ जाएगी जी। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को पीछे धकेला गया है, उन्हें उनके हक नहीं मिले हैं, अधिकार नहीं मिले हैं, जब ये मालूम पड़ेगा कि 50% से ज़्यादा हैं तो कहेंगे कि भाई हमें हमारा हिस्सा दो आप। और उसके बाद दलित भी मांगेंगे, आदिवासी भी मांगेंगे और महिलाएं भी मांगेंगी। बीजेपी की जो राजनीति है हिंदू मुसलमान की, वो इसके सामने ठहर नहीं पाएगी। इसलिए राहुल गांधी आज एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं और वो एकमात्र उनका मुद्दा है जातिगत जनगणना। और वो जो साफ साफ कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, सबसे संक्षिप्त नारा है, जितनी आबादी उतना हक। तो हम समझते हैं कि अब जो है चुनाव बहुत मज़ेदार हो गया है और राजनीति जो है वो वास्तविक मुद्दों पर आ गई है। वो नफ़रत और विभाजन, झूठ से हटकर इस पे आ गई है कि जनता क्या चाहती है, जनता के इशू क्या हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी
और जातिगत जनगणना करा के उसके हिसाब से सबको बराबर की हिस्सेदारी देना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ लिया है और खासकर जो ओबीसी और जाति आधारित जनगणना, इन दोनों मसलों को राहुल गांधी बार बार रख रहे हैं सामने।